तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो हमारे आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो इसके टॉपिक नंबर हमने आ गए 6 में। यहाँ पर हम पढ़ते हैं मिट्रल वॉल्व डिसऑर्डर्स। तो मिट्रल वॉल्व कहाँ पर होता है? तो जो हमारे लेफ्ट साइड का जो राइट एंट्रियम, लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट एंट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसके बीच में जो ब्लड फ्लो होता है उसके लिए एक दरवाजा टाइप से होता है, ताकि ब्लड फ्लो हो तो उस टाइम बंद हो जाता है और फिर खुल जाता है, ऐसे होता है। तो मिट्रल लोग कहाँ होता है इसकी और एनोट में आप क्लियर कर लीजिए। हमारे फर्स्ट टॉपिक में हमने आपको अच्छे से समझाया था कार्डियोवास्कुलर के एनोट में, तो उसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो मिट्रल वॉल्व डिसऑर्डर इन दिस चैप्टर फॉलोइंग मिट्रल वॉल्व डिसऑर्डर आर बिग डिस्क्राइबड। तो दो टाइप से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। मिट्रल वॉल्व के अंदर दो डिसऑर्डर्स होते हैं। पहला है मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस एंड सेकंड होता है रिगर्गिटेशन। तो ये दोनों क्या होते हैं इनकी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला होता है मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। It is an abnormal condition in which is the mitral valve becomes narrow and is this stenosis. The wall effect is the blood flow of from the left atrium to left ventricle. तो जब हमारा लेफ्ट एंट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ पर जो हमारा जो मिट्रल वॉल्व जो होता है वो क्या है कि जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि स्टेनोसिस का मतलब ये होता है जो ब्लड फ्लो होने का जो रास्ता होता है वहाँ पर जो मिट्रल वॉल्व जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि बहुत ही उसका रास्ता जाने का जो बाहर जो ब्लड फ्लो होने का जो रास्ता होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, जिससे क्या है ब्लड फ्लो नहीं होता है। तो इसका मतलब ये होता है स्टेनोसिस का मतलब कि जो रास्ता जो होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो छोटा हो जाता है रास्ता, जिससे ब्लड फ्लो नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ पर मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस होता है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके स्टेनोसिस होने के मिट्रल वॉल्व? तो कॉजेस देखते हैं इसके। रूमेटिक फीवर, इट इज़ द कॉमेस्ट कॉज। तो रूमेटिक फीवर क्या होता है इसके आगे और डिस्कस करेंगे हम, इसका भी टॉपिक आएगा। तो इसके कारण जो होता है कि इसके कारण भी जो अफेक्ट होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम, एंडोकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डियम जो लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण कैल्सिफिकेशन ऑफ द मिट्रल वॉल्व लिफेस्ट एटीसी। तो जो कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम जब जमा हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है हमारा जो लेफ्ट एंट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड फ्लो होने का जो रास्ता होता है वो कैल्शियम के कारण ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण भी जो होता है स्टेनोसिस हो सकता है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज पेशेंट रिमेन्स एसिम्प्टिक इन दिस द लेटर स्टेज व्हेन वॉल्व इज नेरोइंग अप टू 50% फॉलोइंग फीचर्स मे बी अराइज। तो यहाँ पर 50% जो फीचर्स होते हैं वो यहाँ पर जो डिस्कस किया गया। तो पहला है एक्सटर्नल डिसिप्निया, जिसके एक्सटर्नल डिसिप्निया का मतलब होता है सांस फूलना, यानी कि सांस ज़्यादा फूलती है तो वो जो होता है वो एक्सटर्नल डिसिप्निया के अंदर आता है। फिर ऑर्थोपेनिया, ऑर्थोपेनिया का मतलब होता है जब बैठते और उठते वक्त जब जो डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में, उसे ऑर्थोपेनिया कहते हैं। फिर चेस्ट पेन हो सकता है, जो एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर हमने पढ़ा था चेस्ट पेन। फिर पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन भी हमने पढ़ा था। फिर हेमोप्टाइसिस, प्रेजेंस ऑफ ब्लड मिक्सड स्पुटम। तो हमारा जो स्पुटम होता है उसके अंदर ब्लड का आना। फिर इजिली फैटिग, सोते समय हमें इजिली फैटिग होती है, थकान महसूस होना ज़्यादा। प्रॉक्सिमल नोगेटम डिसिप्निया, तो यानी कि प्रॉक्सिमल डिसिप्निया। राइट साइड हार्ट फेलियर, तो राइट साइड हमारा हार्ट फेलियर होना ड्यू टू राइट साइड हार्ट फेलियर। Clinical feature like a cystic enlargement of the liver, jugular, neck, vein in distance etc may occur। तो यहाँ पर हमने जो मैनिफेस्टेशन जो होते हैं हमारे फीचर मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब होता है सेंटम्स। क्या क्या सेंटम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर ये सेंटम्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर डायग्नोसिस, किस प्रकार से हम उसका डायग्नोसिस करेंगे, किस प्रकार उसको एग्जामिन करेंगे। तो डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इज द मेड ऑफ द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट। तो उसके जो सेंटम्स देखकर हम जो है कि सबसे पहले उसका पता लगाएंगे। फिर ये फिजिकल एग्जामिनेशन, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसके मेथड यूज़ करके हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड, तो हम उसका हार्ट साउंड जो है कि सुनेंगे। माई डायस्टोलिक रम्बलिंग मम्बर, तो हमारा जो यानी कि ये जो यहाँ पर थर्ड सेकंड नंबर माई डायस्टोलिक, यानी ये S3 साउंड जो होता है, S1 और S2 साउंड होता है हार्ट का, और यहाँ पर S3 साउंड जो है कि हम उसका सुनेंगे। जो कि S3 साउंड जो होता है हमारा जो मेटल वॉल्व होता है वहाँ से जो प्रोड्यूस होता है वो साउंड हम सुनेंगे। फिर अगला है हमारा ECG, ECG करेंगे जिससे हम पता लगा दे सकते हैं।
फिर इकोकार्डियोग्राम करके हम पता लगा सकते हैं, फिर चेस्ट एक्सरे करके हम पता लगा सकते हैं, हार्ट चैम्बर और कैथेटराइजेशन की मदद से भी हम जो है कि पता लगा जा सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कि प्रॉब्लम्स हुई है। मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंटीकोगुलेशन सच एज हेपेरिन, तो हेपेरिन जो है कि प्रोवाइड करेंगे जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, जो कि ब्लड को पतला करने का काम करता है हेपेरिन। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंटी डिसअरिथमियास ड्रग्स, तो डिसअरिथमियास ड्रग्स हम प्रोवाइड करेंगे प्रोपेनॉल, एमिडोरॉन, वेमाप्रिल, ये ड्रग्स हम प्रोवाइड करेंगे। फिर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन डिजॉक्सिन, इट इज़ द कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट इज ड्यूरिंग एट्रियल फिब्रिलेशन, तो यहाँ पर इट इज़ द कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट ड्यूरिंग एट्रियल फिब्रिलेशन। तो डिजॉक्सिन यहाँ पर जो है कि वेंट्रिकुलर जो फिब्रिलेशन होता है, फिब्रिलेशन के अंदर हमने पढ़ा था, जो उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। फिर डायूरेटिक थेरेपी यूज़ करेंगे जो कंट्रोल करती है पल्मोनरी एडिमा या पल्मोनरी कंजक्शन को प्रिवेंट करती है, जिसके अंदर जो ये मेडिसिन है फ्रोक्सोमाइड होती है। इफ केस ऑफ द मेटल वॉल स्टेनोसिस एंडोकार्डिटिस दिस एंटीबायोटिक थेरेपी इज गिवन, तो एंटीबायोटिक थेरेपी भी यहाँ पर हम दे सकते हैं। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर वोलोप्लास्टी करेंगे, वोलोप्लास्टी यहाँ पर हम करेंगे। फिर कम्यूजोटोमी करेंगे, रास्ता बनाना, जिसका मतलब होता है रास्ता बनाते हैं। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ मेटल वॉल्व, रिप्लेसमेंट करेंगे मेटल वॉल्व का और उसकी जगह रिप्लेसमेंट करके आर्टिफिशियल या फिर जो होता है वो यहाँ पर जो है कि हम इम्प्लांट करेंगे। फिर रिगर्गिटेशन का सेकेंड इसका डिसऑर्डर रिगर्गिटेशन, तो रिगर्गिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट एट्रियम ड्यू टू द मेटल वॉल एब्नॉर्मलिटी इज नोन एज द मेटल वॉल रिगर्गिटेशन। तो रिगर्गिटेशन का मतलब सीधा से सिंपल होता है कि जब हमारा जो ब्लड होता है वो लेफ्ट जो एंट्रियम होता है, लेफ्ट एंट्रियम से राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होता है, लेफ्ट एंट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होता है, पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यानी कि जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एंट्रियम में ही उल्टा ब्लड फ्लो होगा, उल्टा ब्लड फ्लो होने को ही रिगर्गिटेशन कहते हैं, यानी कि बैक फ्लो होना, तो इसे ही रिगर्गिटेशन कहते हैं। तो कौन कौन से इसके कारण हो सकते हैं? कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, मेटल वॉल प्रोलैप्स, यानी कि प्रोलैप्स यानी कि जो मेटल वॉल होता है वो ऊपर की ओर प्रोलैप्स हो जाएगा। एंडोकार्डाइटिस हो सकता है यहाँ पर, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है जो कि र्यूमेटिक बैक्टीरिया के कारण होती है। फिर मॉर्फिन्सेन सिंड्रोम के कारण हो सकती है। फिर कार्डियोमायोपैथी के कारण यहाँ पर ये जो है कि ये डिसऑर्डर हो सकता है। फिर अगला यहाँ पर क्लिनिकल फीचर, तो क्या क्या इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे? डिजीपेनिया, ऑर्थोपेनिया, प्रॉक्सिमल नोक्यूटेनमल डिजिप्निया, पेरिफेरल एडिमा, पाल्पिटेशन, easily fatigue, swelling on the feet and ankles, atrial fibrillation में ओकर, हेमोप्टाइसिस में ओकर। तो ये हमें यहाँ पर जो है कि इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। फिर डायग्नोसिस करेंगे, तो डायग्नोसिस के अंदर वही जो हमने फर्स्ट जो टॉपिक में पढ़ा था वही जी इसके अंदर भी वही सेम डायग्नोसिस होगी जो हमने मेटल स्टेनोसिस के अंदर पढ़ी थी, मेटल वॉल स्टेनोसिस के अंदर पढ़ी थी। मेडिकल मैनेजमेंट भी थोड़ा बहुत सेम है, यहाँ पर वही जो उसके अंदर यूज़ करा था वही इसके अंदर भी वही मेडिकल मैनेजमेंट यूज़ करेंगे, सेम है। मेडिकल मैनेजमेंट भी आप सेम समझ सकते हो, नोट कर सकते हो, सेम है। सर्जिकल मैनेजमेंट फिर पढ़ते हैं, तो रिपेयरिंग ऑफ वॉल्व, रिप्लेसमेंट ऑफ वॉल्व, तो इसमें भी रिप्लेसमेंट करेंगे और रिप्लेसमेंट करेंगे और रिपेयरिंग करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पर देख सकते हो, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर वाइटल साइन जो है कि यहाँ पर चेक करेंगे, जनरल हेल्थ स्टेटस, सीवरिटी ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ब्रीथिंग पैटर्न चेक करेंगे, एक्टिविटी लेवल चेक करेंगे, न्यूट्रिशनल लेवल चेक करेंगे, यहाँ पर साइड इफेक्ट चेक करेंगे, ड्रग्स की एंजाइटी लेवल, नॉलेज लेवल रिगार्डिंग टू डिसीज प्रोसेस, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, काम कंफर्टेबल एंड इज वेल वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट, तो यहाँ पर कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑल द प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल 5 रूल्स यहाँ पर फॉलो करेंगे। असिस्ट द पेशेंट परफॉर्मिंग एक्टिविटीज डेली लिविंग, तो पेशेंट की डेली एक्टिविटी यहाँ पर जो है कि हम जो है कि परफॉर्मिंग चेक करेंगे। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द digoxin therapy is then should be closely monitored for the presence of the clinical feature of the digoxin toxicity such as anorexia, nausea, vomiting, abdominal constipation, drowsiness, visual disturbance, premature ventricular contraction, phosophaemia। तो यहाँ पर हमारी जो डिजॉक्सिन थेरेपी होती है उसका हम साइड इफेक्ट यहाँ पर चेक करेंगे, कौन कौन से साइड इफेक्ट यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है कि रिगर्गिटेशन का यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया है।
फिर अगला पॉइंट यहाँ पर इंस्ट्रक्ट द पेशेंट इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी लेवल रिगार्डिंग एज द पेशेंट कैन बी टॉलरेट। तो हम नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे उसकी फिजिकल एक्टिविटी। एडवाइज द पेशेंट टू टेक एज द लो सोडियम लेवल। तो उसके डाइट में हम जो है कि यहाँ पर ऐड करेंगे लो सोडियम, यानी कि सोडियम बहुत ही आपको कम यूज़ खाना है, तो उसके डाइट में ऐड करेंगे। मेंटेन न्यूट्रिशनल लेवल, तो मेंटेन करेंगे न्यूट्रिशनल लेवल। यूज स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक, तो असेप्टिक टेक्निक यूज़ करेंगे। पेशेंट फैमिलीज मेंबर्स में प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पर हम उसको प्रोवाइड करें। इन केस ऑफ द सर्जिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, तो उसको प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मेंटल ओवरलोड डिसऑर्डर है वो हमें कंप्लीट हुआ। तो अगर नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे एरोटिक वॉल्व डिसऑर्डर। तो एरोटिक वॉल्व डिसऑर्डर क्या होता है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल